नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस वॉल्ट बाय संदीप पर। ये पॉलिटी पीवाईक्यूज़ की एक सीरीज़ है, जिसमें हम विभिन्न स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनका एक सीरीज़ वाइज़ क्रम से उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है इस श्रृंखला से या इस सीरीज़ से आप लाभान्वित होंगे और आपको शर्तिया बेनिफिट मिलेगा आपके फर्दर आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो आज वाली क्लास का टॉपिक है हमारा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स थे या उनसे रिलेटेड जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित अधिनियम थे जिनके आधार पर भारत में संवैधानिक विकास हुआ, उनको हम लोगों ने पिछली एक क्लास में कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि आज़ादी के बाद हमने संविधान कैसे बनाया और उससे पहले संविधान बनाने की दिशा में क्या क्या प्रयास किए हमने। तो इसी क्रम में हमारा पहला सवाल है आज का, आपके सामने है कि who gave the idea of a constituent assembly first for the formation of constitution for India। पहली बार भारत के लिए एक संविधान बनाने का आइडिया, संविधान सभा बनाने का आइडिया किसका था? तो आपके पास ऑप्शंस हैं स्वराज पार्टी इन 1934, कांग्रेस पार्टी इन 1936, मुस्लिम लीग इन 1942 एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946। जो सबसे फेमस हमारे पास जानकारी रहती है कि किसने जो है पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया था, तो उसमें हम अक्सर एम एन रॉय का नाम लेते हैं। लेकिन वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया था 1934 में। अगर इसको हम क्रम से देखें कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का आइडिया किसने पहली बार दिया था, तो इसको एक बार जो है इसकी श्रृंखला देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये आइडिया जो है अनऑफिशियली 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था। स्वराज पार्टी हम सभी को पता है कि जिसकी स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी 1923 में। इसी स्वराज पार्टी ने पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का आइडिया रखा था और इसी स्वराज पार्टी ने 1934 में इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, रांची में हुई थी, जिसको हम रांची कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली इन्होंने ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। किसने डिमांड की? तो स्वराज पार्टी द्वारा की गई थी। और इसी क्रम में फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1934 में ही फिर श्री एम एन रॉय ने, है ना, इन्होंने पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का आइडिया जो है रखा। 1935 में हम देखते हैं कि कांग्रेस ने भी अपने बॉम्बे सेशन, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आइडिया पर विचार किया और ऑफिशियली जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड मांगी की, लेकिन उसको फॉर्मली इस डिमांड को एक रेजोल्यूशन के माध्यम से पारित करने का काम जो है 1936 के फैजपुर सेशन में किया गया था। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि 1936 में दो सेशन हुए थे कांग्रेस के, एक फैजपुर सेशन हुआ था और एक लखनऊ सेशन हुआ था, और दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो फैजपुर सेशन था, इसमें जो है एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पारित किया गया कांग्रेस के द्वारा, जिसके माध्यम से एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की गई, इन डिमांड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। अच्छा, 1938 में जवाहरलाल नेहरू का एक बयान भी था कि जिसमें उन्होंने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड बाई अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट भी था, है ना। कब हुआ था ये? तो 1938 में था। ये भी ध्यान देना पड़ेगा हमको। और 1940 में पहली बार द ब्रिटिश, है ना, एक्सीडेड, या कह लें कि द ब्रिटिश एक्सेप्टेड दिस डिमांड, और ब्रिटिशर्स द्वारा जो है एक प्रस्ताव, जिसको हम लिनलिथगो का अगस्त ऑफर कहते हैं, अगस्त 1940 में किया गया था। इसमें पहली बार ब्रिटिशर्स ने इन प्रिंसिपल इस डिमांड को स्वीकार किया कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी भारत के लिए। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी वो 1946 में बनी और कैबिनेट मिशन योजना प्लान के अनुसार बनी, बट इन प्रिंसिपल, है ना, सैद्धांतिक रूप से पहली बार ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया 1940 में अगस्त ऑफर लिनलिथगो का। ये ध्यान रखेंगे। तो सवाल पे लौट आते हैं।
सवाल क्या था हमारा कि हु गेव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो इस केस में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारा आंसर हो जाएगा कि स्वराज पार्टी इन 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डेज। अब अभी हम लोगों ने इस सवाल को डिस्कस कर लिया कि प्री इंडिपेंडेंस डेज में किस, अगर इन व्यक्तियों के नाम पूछे जाएं तो हम किस व्यक्ति का नाम लेंगे, तो एम एन रॉय का नाम लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कुछ एग्जामिनेशंस में एम एन रॉय का के नाम का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि पूरा नाम क्या है इनका, मानवेंद्र नाथ रॉय। और आपसे एक सवाल भी है कि मैं आपको बस एक हिंट देता हूँ कि ये इनका ओरिजिनल नेम नहीं था, ये इनका एक्वायर्ड नेम था जो इन्होंने बाद में रखा। ओरिजिनली जब पैदा हुए तो इनका पूरा नाम क्या था, असली नाम क्या था, ये आप ढूंढ के बताइएगा मुझे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हु सेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजिनस टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुल्ली रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल। तो ये कथन किसका था कि जिसमें ये कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही लोगों की या भारतीयों के, है ना, विल या उनकी अ, उनकी जो इच्छा है, जो उनकी अभिलाषा, उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है ना, द विल ऑफ द पीपल। ये किसका स्टेटमेंट था? आपके पास 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट। समय ले सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक एस्से लिखा गया था। एस्से का टाइटल था द ओनली वे। ये ऐसे प्रकाशित हुआ था हरिजन में। हरिजन नाम की एक पत्रिका थी। अब आपको अगर याद होगा कि हरिजन पत्रिका जो है कौन प्रकाशित करता था, कौन इसको पब्लिश करता था, तो यहीं पे आपका आंसर निकल आएगा। हरिजन में प्रकाशित हुआ था 19 ऑफ नवंबर 1939 में। और लिखा किसने था? तो भाई महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी का एक ऐसे था, ऐसे का नाम था द ओनली वे। और इस ऐसे में ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजिनस टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुल्ली रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये प्रपोजल कि एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ये प्रपोजल पहली बार किसने किया? ये अंग्रेजों की तरफ से पूछ रहे हैं हम। और आपके पास ऑप्शन है, पहला है साइमन कमीशन, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तीसरा है क्रिप्स मिशन और चौथा है द ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये तो नहीं हम जानते हैं, ये भी नहीं हम जानते हैं, लेकिन आप ध्यान रखोगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया अगस्त ऑफर में भी दिया गया। सेम आइडिया जो है एक क्रिप्स मिशन में भी दिया गया और सेम आइडिया कैबिनेट मिशन में भी दिया गया। हालांकि ये इन प्रिंसिपल स्वीकार करता है, प्रपोज नहीं कर रहा कि आ जाओ हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दे देंगे, ऐसा कोई प्रपोजल इसमें नहीं है। ये कहा गया कि आप बाद में बनाएंगे, है ना, एक टाइम आएगा। क्रिप्स मिशन ने प्रपोज किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रपोजल जो है किसने दिया? तो क्रिप्स मिशन ने दिया। ऑल्दो इसको एक पोस्ट डेटेड चेक माना गया हमारी तरफ से, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। और कैबिनेट मिशन ने एक प्लान तैयार करके दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी। तो अगर ये सवाल आता है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के तहत बनी थी, तो हम बताएंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। लेकिन अगर ये सवाल आता है कि पहली बार किसने प्रपोज किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, तो हमारा आंसर होगा कि क्रिप्स मिशन के तहत पहली बार ये प्रपोजल दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड, ध्यान देना है, नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। ये 3 टर्म्स पे ध्यान देना। पहला टर्म है हमारा नॉमिनेटेड, दूसरा है प्रोविंशियल असेंबलीज और तीसरा है प्रिंसली स्टेट्स। तो स्टेटमेंट आपको बताना है कि सही है या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन
would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. पहले वाले स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे कि नॉमिनेशन जो है, नॉमिनेशन प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा किया गया, ये तो ठीक है ना, जो क्रिप्स मिशन का प्रपोजल था कि प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट करेंगे, लेकिन प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा नॉमिनेटेड नहीं बल्कि इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ये प्रपोजल दिया गया था। तो उस लिहाज से पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा वाला सही है। क्रिप्स के प्रपोजल में ये रखा गया कि ऐसे सभी प्रोविंस जो इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपना अलग से एग्रीमेंट कर सकते हैं, और यही जो है कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं था। तो आंसर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का कि पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इन दिस केस आंसर वुड बी 2 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर्स सीट इन ईच प्रोविंस, वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन। अब आपको बस ध्यान रखना है कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, और इस प्लान के तहत जो है जितने भी देश के प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, सबको उनकी पॉपुलेशन के रेशियो में रिप्रेजेंटेशन के लिए सीट्स बांटी गई कि इतने मेंबर्स आपके यहाँ से आएंगे, और उसके लिए पॉपुलेशन को सहारा बनाया गया, जो कि रेशियो क्या था कि हर मेंबर के पीछे कितनी पॉपुलेशन होनी थी, तो 10 लाख की होनी थी। तो 1:10 लाख का रेशियो था, तो उस लिहाज से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का मेंबर इनमें से कौन नहीं था। इसका क्या, कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे, है ना। एक मेंबर थे पैथिक लॉरेंस थे, दूसरे स्टैफर्ड क्रिप्स थे, और तीसरे एवी अलेक्जेंडर थे। ये स्टैफर्ड क्रिप्स वही हैं जो 1942 में एक बार आ चुके थे। पैथिक लॉरेंस जो हैं इसके अध्यक्ष थे, यानी कि हेड थे, चेयरमैन थे। ये तीनों जो हैं ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे। ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स होने का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ कि ये मंत्री थे, और पहली बार कोई इतना बड़ा डेलीगेशन इंडिया आया था, और उद्देश्य क्या था कि भारतीयों में जो ये क्वेश्चन था कि पावर ट्रांसफ़र कैसे होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था उसको रिजॉल्व करने के लिए इन तीनों को भेजा गया पहली बार इंडिया। ध्यान रखना कि 3 मेंबर्स थे, 3 ही मेंबर्स थे, तो ये चौथा जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है कि ये कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसके अधीन इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये तो नहीं होगा, क्रिप्स मिशन के तहत भी नहीं, इंडियन इंडिपेंडेंस तो उससे पहले ही हो गया था, ये भी हम जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल पे आइए कि इन द इंटरिम गवर्नमेंट formed in 1946, the vice president of the executive council was। अब तो यहाँ देखिए कि क्या ध्यान रखना है हमको कि जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1946 में, ये इंटरिम गवर्नमेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि एक अंतरिम सरकार बनी थी, और इंटरिम गवर्नमेंट कहने का मतलब कि अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। तो इन इफेक्ट जो है ये कैसी थी इंटरिम गवर्नमेंट, अभी तक हम क्या जानते थे कि एक वाइसरॉय होता था, एक वाइसरॉय होता था, प्लस कुछ मेंबर्स होते थे, कुछ मेंबर्स होते थे, है ना, एक्स मेंबर्स होते थे। इन्हीं को हम क्या कहते थे, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर्स होते थे वो सब वाइसरॉय के सबॉर्डिनेट्स थे, वाइसरॉय के अधीन काम करते थे। लेकिन 1946 में एक व्यवस्था बनाई गई कि वाइसरॉय को इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक तरीके से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मान लिया गया। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहने का मतलब कि बाई बाई द इफेक्ट ऑफ हिज ऑफिस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मान लिया गया। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो मेंबर्स थे, इनका एक वाइस प्रेसिडेंट किसको मान लिया गया, तो वो नियुक्त किया गया। और किसको नियुक्त किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पहली सरकार बनी है ना, जो काउंसलर्स थे, जो मेंबर्स थे, उनका वाइस प्रेसिडेंट कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। तो जैसे आज के समय में हम देखते हैं ना कि एक तरफ राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, या कह लें कि नॉमिनेटेड हेड होता है, उसके हाथ में
सारे काम सरकार के उसी के नाम पे होते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। एक्चुअल पावर जो होती है वो पीएम के पास होती है। तो एक कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था बन गई कि राष्ट्रपति वाला रोल जो है वाइसरॉय को मिला और पीएम वाला रोल जो है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जवाहरलाल नेहरू को मिला। हालाँकि जो नामकरण था, वो पीएम नाम नहीं दिया गया उनको। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कौन था वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946 एडी। वही सेम चीज़ जो है पूछ रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट तो हमने देख लिया कि जवाहरलाल नेहरू थे। अब मंत्रालयों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन-कौन से लोग इसमें मंत्री नहीं थे। देखिए, इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है इस इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे। राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, बाबू जगजीवन राम भी थे। तो इसको एक बारी देख लेते हैं कि ये सरकार कैसी दिखती थी जो 1946 में बनी थी। तो आप पाओगे कि इस सरकार में जो है इस वाइस प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, है ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं होम मिनिस्टर थे और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। डॉक्टर जॉन जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्टर थे और जगजीवन राम को पोर्टफोलियो मिला था लेबर का, है ना? श्रम विभाग का के इंचार्ज बनाए गए। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिला था। अभी देखिए, ये पूछे गए सवाल हैं, ये कई बार, है ना, इन पे भी सवाल आया है, आप ध्यान रखिएगा कि सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिला था। सी एच भाभा को वर्क्स माइंस एंड पावर्स मिला था। लियाकत अली खान। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इस इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग भी इसका हिस्सा थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was also a part of this interim government. ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, है ना, कि इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंटरिम गवर्नमेंट। और उसी के एक व्यक्ति हैं लियाकत अली खान, इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट मिला था। अब्दुल रब निस्तार, ये भी, है ना, इनको पोस्ट एंड एयर मिला था। आसफ अली कांग्रेस के मेंबर थे, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। सी राजगोपालाचारी एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय। आगे चल के आज़ादी के बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होंगे। और आई चुंदरीगर साहब जो हैं ये कॉमर्स मिनिस्टर थे। गजनफ़र अली खान मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे, हेल्थ मिनिस्टर बने थे। और जोगिंदर नाथ मंडल जो हैं ये लॉ मिनिस्टर थे। तो नाम ध्यान रखेंगे, ये हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी जो 1946 में बनी थी। क्लियर है? तो जो सवाल है हमारा कि कौन इसका मेंबर नहीं था, है ना, इस इंटरिम गवर्नमेंट का इनमें से कौन मेंबर नहीं था, तो आप देखेंगे सी राजगोपालाचारी भी थे, जगजीवन राम भी थे, लेबर मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड, है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। कौन नहीं था, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन नहीं थे। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि द फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन। पहली इंटरिम गवर्नमेंट कब अनाउंस की गई थी? तो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि पहली जो इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस की गई थी वो 24 अगस्त 1946 को अनाउंस की गई थी। और उसने पहली बार काम कब करना शुरू किया, तो 2 सितंबर 1946 से, है ना, चार्ज लिया इन्होंने, टुक चार्ज। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है ना, कि ये पूछा गया है और ये पूछा जा सकता है भाई। 24 अगस्त 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ और इस इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन इस गवर्नमेंट ने पहली बार चार्ज कब लिया, तो 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन हमारा ये है कि अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान जो कि 1945 में आया था, ये ध्यान रखेंगे कि द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। कह रहे हैं कि वेबल प्लान के अनुसार जो हिंदू एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें ऑफर ये दिया गया। अच्छा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि एक वाइस रॉय प्लस अदर मेंबर्स, इसी को हम जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, जो सरकार थी, है ना, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो सरकार थी। तो ये कहा गया कि एक वाइस रॉय तो होगा, इसके अलावा जो अदर मिनिस्टर्स हैं, अदर पोर्टफोलियोज हैं, मेंबर्स हैं सरकार के,
उनमें आधे हिंदू होंगे और आधे मुस्लिम होंगे। ये स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है। अब रीज़न क्या कह रहा है कि क्यों आधा-आधा किया गया? तो वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? कह रहे हैं कि रीज़न क्या बता रहे हैं कि ये करने के पीछे वेवल का मकसद ये था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया को टाला जा सके। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया टालने के लिए ये नहीं किया गया था। वेवल के सामने समस्या क्या थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई ज़रिया दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जो हैं एक उस पे आ जाएँ, एक मतलब मंच पे आएँ और जो है ना? एक बेसिकली कि एक एक साझा नतीजे पे पहुँचे और अंग्रेज़ों को आसानी से इंडिया से निकलने का या एक तरीके से ये जो समस्या खड़ी हुई थी, उससे बाहर आने का मौका मिले। तो ये एक्चुअल उद्देश्य था, पार्टीशन रोकने जैसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन-कौन से क्वेश्चन स्टेटमेंट्स सही हैं, कौन से गलत हैं? पहला कह रहा है कि असेंबली वाज़ बेस्ड ऑन एडल्ट सफ़रेज। नहीं, एडल्ट सफ़रेज कहने का मतलब हुआ कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 प्लस जितने भी लोग थे सबने वोट दिया था, ऐसा नहीं था। दूसरा कह रहे हैं कि असेंबली वाज़ अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ऐसा भी नहीं था। कुछ लोग नॉमिनेटेड थे और जो लोग इलेक्टेड थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, यानी कि इसके मेंबर्स को जो है प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने इलेक्ट किया था, लोगों ने डायरेक्टली इनको इलेक्ट नहीं किया था। तो ये हो गया, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, ठीक है, और ये सही है। चौथा कह रहा है कि असेंबली वर्कड थ्रू वेरियस कमिटीज़, तो ये हम जानते हैं बहुत सारी कमिटीज़ बनी थी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि 3 एंड 4 बोथ आर करेक्ट बट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ते समय ही जो इस तरीके की चीज़ें हो, जो कीवर्ड्स उनको मार्क कर लें तुरंत। यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में, उसके रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट है कि इट वर्क विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज़, है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, ढेर सारी कमिटीज़ थी और सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी। दूसरा कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज वेर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। क्लियर है ना, सबका रिप्रेजेंटेशन था क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट था। तीसरा कह रहे हैं कि इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये गलत है, ये भी देखा हम लोगों ने पिछले सवाल में। और चौथा स्टेटमेंट है कि इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 व्हिच अलाउड फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बिल्कुल सही है कि जो वोट देने का अधिकार था वो 6th शेड्यूल जो कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अनुसार दिया गया था। और उसमें रूल्स क्या थे कि जो वोट देने का अधिकार था इट वाज बेस्ड ऑन टैक्स, कि कौन कितना टैक्स दे रहा है, कौन किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है किसका। इस आधार पे वोट देने का, राइट टू वोट, इसी आधार पे तय किया जाता था। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 पे आते हैं। सवाल यह है कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये मेंबर्स कैसे आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहला ऑप्शन है आपका नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, गलत है। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, गलत है। इलेक्टेड बाय नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, गलत है। जो तीसरा ऑप्शन है, कह रहे हैं कि इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, ये सही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे दे वर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। कह रहे हैं कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ देखिए कीवर्ड क्या ध्यान रखना है हमको। कह रहे हैं कि इलेक्टेड चेयरमैन कौन था। यहाँ परमानेंट और नॉन परमानेंट वाला डिस्टिंक्शन नहीं पूछ रहे हैं। वैसे जो हमको याद है हम बताते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका परमानेंट
और टेम्परेरी, जब टेम्परेरी की बात करते हैं तो हम सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं, और जब परमानेंट की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। तो यहाँ परमानेंट और टेम्परेरी वाला कॉन्सेप्ट ना दे के कह रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन कौन था। हम कहेंगे कि फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कहेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि इनके नाम का प्रपोजल किसने दिया था, तो हिज नेम वाज प्रपोज्ड बाई, ये भी ध्यान रखेंगे, हिज नेम वाज प्रपोज्ड बाई JB कृपलानी, JB कृपलानी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रपोज किसने किया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो JB कृपलानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि व्हाट आर ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। सही है, जानते हैं हम। पहला 9 दिसंबर को, उसके बाद 11 दिसंबर को, उसके बाद 13 दिसंबर को, है ना, 13th। ये हम 3 काम याद रखते हैं ना कि पहले दिन सच्चिदानंद सिन्हा साहब टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने इस दिन, और 13 को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया। तो 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे ध्यान रखेंगे ना, 5वें दिन जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। और कई बार ये भी पूछ लेंगे कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश्ड, तो उस पर भी हम यही डेट रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट पर, इट इज़ फर्स्ट इट्स फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये गलत है, परमानेंट नहीं है बल्कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, मुस्लिम लीग ने पहली मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 एंड 3, ऑप्शन बी 1 एंड 3। आई होप कि क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ कुछ एक चीज़ें आपको जाननी है कि जैसे हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था और टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बना। तो पहली बार जब टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा बने, सच्चिदानंद सिन्हा बने, तो वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, ये सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहे हैं, नॉमिनेटेड पूछ रहे हैं कि नॉमिनेटेड डिप्यूटी चेयरमैन कौन था। ये इलेक्टेड नहीं थे ना, नॉमिनेटेड थे। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बना, तो ध्यान रखेंगे कि फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट बने सच्चिदानंद सिन्हा के साथ। वहीं दूसरी तरफ जब परमानेंट प्रेसिडेंट बने, तो प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट्स जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट दो बने थे, ये ध्यान रखिएगा। एक थे डॉक्टर HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, तीनों इनफैक्ट ऑप्शन में दिए गए हैं फ्रैंक एंथनी। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो और बाद में जब परमानेंट बने तो HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी जो हैं, ये दोनों परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट्स। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक परमानेंट प्रेसिडेंट था और दो परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, इन विच मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लेड डाउन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अभी है ना, अजीब सा सवाल है बट पूछा गया है। अगर 9 दिसंबर को मीटिंग हुई पहली, तो 10 को दूसरी हुई, 11 को तीसरी हुई, 12 को चौथी हुई और 13 को पांचवी हुई। और हमें पता है कि 13 दिसंबर को इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। तो कौन सा मीटिंग हो जाएगी, ये 5th मीटिंग होगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया उससे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण पर असर पड़ा।
बिल्कुल पढ़ा, इसीलिए बनाया ही गया था। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो उद्देश्य प्रस्ताव या, है ना, एम्स बताने वाला एक रेजोल्यूशन इसीलिए पेश किया गया था कि ये एम है, पहले से फिक्स कर लिया गया, उसी के अकॉर्डिंग संविधान बनेगा, तो ठीक है, इट अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कह रहे हैं कि प्रियम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और एम्स। ठीक है, ये भी कह रहे हैं जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, है ना, ये आइडियल्स एंड फिलोसफीज हमें प्रियम्बल में ही दिखाई पड़ते हैं। तो पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड और डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हमें प्रियम्बल में दिखाई पड़ता है ना, तो पीपल ऑफ इंडिया के ही इजाज़त से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये भी सही है। तीसरा कहना है कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाई पीपल डायरेक्टली, ये गलत है। हमारे संविधान में जो हेड ऑफ स्टेट है यानी कि राष्ट्रपति, इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, बट ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो 1, 2 एंड 3 गलत है, सही है, सॉरी, और लास्ट वाला आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है कि द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये सही है, ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया गया, इनैक्ट कर दिया गया, और वी गेव इट टू आवरसेल्व्स, है ना, ये ध्यान रखेंगे। बट इसका कमेंसमेंट, कमेंसमेंट कहने का मतलब इसकी शुरुआत कब हुई? तो इट कमेंस्ड ऑन 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 से जब संविधान की शुरुआत हुई, उससे जस्ट पहले 2 दिन पहले संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में ही हम देखते हैं, इस मीटिंग में ही इस मीटिंग में ही हमारा नेशनल एंथम तय किया गया कि नेशनल एंथम क्या होगा। इसी मीटिंग में नेशनल सॉन्ग डिसाइड किया गया। इसी मीटिंग में राष्ट्रपति का इलेक्शन भी हुआ, तो प्रेसिडेंट वाज आल्सो इलेक्टेड, है ना। तो इसी लास्ट मीटिंग में ही और अंतिम बार जो है फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन भी कर दिया गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं कि अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, यूपी डे कब मनाया जाता है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डिक्लेयर्ड टू बी ड्यूली इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस फाइनल सेशन। ये हमने डिस्कस कर लिया। तो क्या हो जाएगा कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये आप बहुत कॉमन सवाल है, पहले पूछा जाता था, अब इस तरीके के सवाल शायद ही आए, बट आ जाते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा सर BN राव। पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरा नाम क्या था? तो बेनेगल नरसिंह राव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सवाल यह है कि भारतीय संविधान के की तीसरी रीडिंग कब शुरू की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो एक टाइमलाइन ले लेते हैं कि हमारा संविधान जब बना तो कैसे बना, इसको समझते हैं जरा। इसको यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग। ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, है ना, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया, और 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है अप्रूव कर दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ये सब चीज़ें हम जानते हैं।
उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ढेर सारी कमिटीज़ बनाई। बस ये टाइमलाइन ध्यान रखना कि पहले ये सब हुआ कि अध्यक्ष चुना गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ, उसको अडॉप्ट कर लिया गया, फिर ढेर सारी कमिटीज़ बनी। हर कमिटीज़ कोई यूनियन पावर से रिलेटेड थी, कोई फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड थी, कोई माइनॉरिटी राइट्स से रिलेटेड थी, कोई स्टेट्स की पावर से रिलेटेड थी, है ना? तो अलग-अलग कमिटीज़ बनाई गई और हर कमिटी ने अपना-अपना रिसर्च किया, सुझाव दिया, दुनिया भर के जितने संविधान थे सबको देखा और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुँचे, है ना? अपने-अपने सजेशंस दिए। उसके बाद एक कमिटी और बनाई गई, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कमिटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमिटी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी। अब ये कमिटी कब सेटअप की गई? तो ऑन इट वाज़ सेटअप ऑन 29th अगस्त 1947। ये ड्राफ्टिंग कमिटी कब सेटअप की गई? तो 29 अगस्त 1947 को। इस ड्राफ्टिंग कमिटी में मेंबर्स कितने थे? तो कुल 7 मेंबर्स थे, 7। हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 + 6, एक प्रेसिडेंट था, एक अध्यक्ष था, हेड था और दूसरे 6 मेंबर्स थे इस ड्राफ्टिंग कमिटी में। और इस ड्राफ्टिंग कमिटी ने अपना अच्छा, इस ड्राफ्टिंग कमिटी ने 2 ड्राफ्ट तैयार किए। अपना फर्स्ट यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं ऐसे। इस ड्राफ्टिंग कमिटी ने हमारे संविधान का जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, ये पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था फरवरी 1948 में। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और उसने जो है एक पहला ड्राफ्ट तैयार किया था 1948 में। और ये भी ध्यान रखेंगे कि वैसे ऑल टुगेदर फर्स्ट ड्राफ्ट जो है किसने तैयार किया था हमारे संविधान का, तो ध्यान रखेंगे कि बी एन राव ने किया था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि पहला ड्राफ्ट जो है बी एन राव ने किया था। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट जो है अपना तैयार किया था फरवरी 1948 में, सारी कमिटीज़ के सुझाव लेने के बाद। फिर उसको 8 महीने के लिए जनरल पब्लिक के लिए दे दिया गया। तो उस संविधान को है ना पब्लिश कर दिया गया था कि सब लोग इसको पढ़ें और अपने-अपने विचार दें, है ना? अपने-अपने ऑब्जेक्शंस, अपने-अपने सजेशंस इस पे दें। और फाइनली जो है इन सजेशंस को लेने के बाद 8 महीने के बाद अराउंड अक्टूबर 1948 में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इस ड्राफ्टिंग कमिटी ने सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया था। तो यानी पहले प्रपोजल्स, पहले कमिटीज़ के सजेशंस आए, फिर ड्राफ्टिंग कमिटी बनी। इस ड्राफ्टिंग कमिटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, फिर उस पे पब्लिक के प्रपोजल, सजेशन लिए गए और उसके बाद फिर सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया गया। और जब सेकंड ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, तो उसके बाद अब बारी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस ड्राफ्ट को वन बाय वन देखे, है ना? इस पे बहस हो, इस पे डिस्कशन हो। तो सॉरी, तो ये जो इसकी इस ड्राफ्ट की जो सेकंड ड्राफ्ट बना था, इसकी 3 रीडिंग्स हुई। इस ड्राफ्ट की 3 रीडिंग्स लगाई गई। रीडिंग्स कहने का मतलब इसमें 3 बार चर्चा हुई। एक जो पहली रीडिंग थी, वो 4 नवंबर 1948 से लेके 5 दिन चली, 9 नवंबर 1948 के बीच में फर्स्ट रीडिंग की गई थी। फर्स्ट रीडिंग इसमें क्या था? इसमें एक जनरल डिस्कशन किया गया पूरे संविधान का कि क्या है इसमें, कैसा बनाना चाहते हैं ना, बेसिक फ्रेमवर्क क्या है, इस पे डिस्कशन किया गया। जो सेकंड रीडिंग लगाई गई, ये क्लॉज बाय क्लॉज था। क्लॉज बाय क्लॉज यानी हर एक आर्टिकल को देखा गया, फिर हर आर्टिकल पे बहस हुई, हर आर्टिकल पे वोटिंग हुई, हर आर्टिकल में अमेंडमेंट, संशोधन, है ना, जितनी भी चीज़ें हो सकती थी सब किया गया। और ये सेकंड रीडिंग कब से कब के बीच में हुई? तो 15 नवंबर 1948। अब आप देखेंगे कि इसमें समय लगेगा। तो 15 नवंबर 1948 से लेके ये 17 अक्टूबर 1949 तक चली। ऑलमोस्ट 11 महीना चली है ना? ऑलमोस्ट क्या, 11 महीने से ज़्यादा चली है ये मीटिंग। और इसमें लगभग 7,653 अमेंडमेंट्स पेश किए गए और 2,473 अमेंडमेंट्स पे डिस्कशन भी हुआ। तो क्लॉज बाय क्लॉज एक-एक आर्टिकल देखा गया इसमें। और उसके बाद जो है थर्ड रीडिंग जो लगाई गई, ये फाइनल थी। इसमें रीडिंग के पहले ही दिन, ये 14 नवंबर 1949 आ गए हैं हम लोग, ये ध्यान रखेंगे। 1949 से लेके, है ना, 26 नवंबर 1949 के बीच में। तो इसमें पहले ही दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उठे और उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया कि इस संविधान को पारित किया जाता है या नहीं किया जाता है। और फिर उस पे वोटिंग हुई और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि ये संविधान पारित हो जाएगा। और 26 नवंबर को ही फिर ये जब संविधान पारित हो गया, तो उस पर सिग्नेचर कर दिया भाई, है ना, साइंड बाई 284 मेंबर्स जो उस समय थे,
है ना। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, कि उसी दिन इस संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो सवाल था, कि उम्मीद है इस डिस्कशन से आपको कुछ फ़ायदा होगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ऑल इन ऑल टोटल कितने सेशंस हमारे संविधान सभा के हुए थे, तो 11 सेशंस हुए थे। और समय कितना लगा था तो हम जानते हैं, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये तो कॉमन नॉलेज है। तो जो हमारा सवाल है ना, सवाल क्या था हमारा, व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये अंतिम वाली थी ना, तो ये 14 नवंबर से शुरू हुई है ना। ऐसे ध्यान रखेंगे कि ये जो है 14 नवंबर से शुरू हुई और 26 नवंबर तक चली। नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ये अभी हम लोगों ने देख लिया कि 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, ये हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हुआ। डेट ऑफ कमेंसमेंट ये हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हुआ। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फर्स्ट मेट है ना, कब मिली, तो ये हम जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ। तो पहला तो यहीं से शुरू करेंगे, 4 से। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। 4 या तो ये होगा या ये होगा। 4 ये पहला हो गया हमारा। उसके बाद फिर किसकी बारी आएगी भाई, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का बनना। तो 4 1 2 3 ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम। ये भी पूछा गया सवाल है, बी आर अम्बेडकर साहब कहाँ से चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो इसका जवाब क्या है हमारा, कि ये जो है बी आर अम्बेडकर साहब पहले कहाँ से चुने गए थे, तो ईस्ट बंगाल से चुने गए थे। ईस्ट बंगाल से चुने गए थे 1946 में। लेकिन हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के साथ साथ बंटवारा भी हो गया। तो जब बंटवारा हुआ तो ईस्ट बंगाल जो है पाकिस्तान का पार्ट बन गया। तो अंबेडकर साहब फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे। उसी दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कांग्रेस के एक अनदर मेंबर M.R. जयकर, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इसलिए नहीं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मेंबर बनाया जाए, पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके थे कुछ अन्य कारणों से। तो हैड रिजाइंड, तो उनकी सीट खाली हो गई थी। तो उसी सीट पे बी आर अम्बेडकर साहब जो हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुने गए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुने गए थे बी आर अम्बेडकर साहब। चूँकि वेस्ट बंगाल दिया गया ना, तो ये गलत है। अगर ईस्ट बंगाल दिया होता तो एक बार को हम कन्फ्यूज हो सकते थे कि पहले कहाँ से चुने गए थे, ईस्ट बंगाल से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द डिस्कशंस इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तो सही है भाई। उसी डिस्कशन के बाद वाइट पेपर आया, और वाइट पेपर्स के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 का। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन अ यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ, है ना। ये हम जानते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और उसमें ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रोविज़न किया गया था। और उसमें कौन कौन शामिल होते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती, प्रोविंसेज होते और प्रिंसली स्टेट्स होते, है ना। यही तो सेम वही चीज़ कह रहे हैं। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 कह रहा है स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन दिया गया है। स्टेटमेंट ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ द कंट्री। ठीक है, बिल्कुल। ये तो हम नहीं कह सकते कि कोई नेसेसिटी नहीं प्रोवाइड करता, सब कुछ देता है। इट इज़ नोन और कॉल्ड एज एन अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि वी हियर बाई इनैक्ट, अडॉप्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही। लेकिन क्या ये अडॉप्शन के कारण सब कुछ हमको देता है? ऐसा तो है नहीं कि अडॉप्टेड नहीं होता तो हमें सारे, है ना, नेसेसिटीज़ फुलफ़िल नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेसेसिटीज़ फुलफ़िल करता है क्योंकि अडॉप्टेड है, ये कोई कारण नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सभी को
सार्वभौम वयस्क मताधिकार है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देने का जो प्रोविज़न था, उसको 15 साल के लिए टाल देने का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव ध्यान रखिएगा मौलाना आज़ाद का था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के समर्थन में वकालत की थी। फाइनली यही लागू हुआ। क्लियर है? और अच्छी बात थी, लागू हुआ, सबको एक वोट है ना देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who amongst the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? ये है ना, ये काफ़ी फेवरेट सवाल है बहुत सारे एग्जामिनेशंस का, तो ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद कांग्रेस पार्टी को डिसबैंड कर देने का आइडिया किसका था? तो महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? एक स्टेटमेंट है और कह रहे हैं कि ये किसका स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज़ अ लाइफलेस थिंग, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक मशीन की ही जैसी एक लाइफलेस चीज़ है। इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ द मैन हु कंट्रोल इट, है ना, इसको जीवन उन लोगों के द्वारा मिलता है जो इसको कंट्रोल करते हैं। एंड इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन अ सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बिफोर देम। तो और भारत को ज़रूरत है एक कुछ ईमानदार लोगों की, जो देश के हित को अपने ऊपर रखेंगे, अपने हित से ऊपर रखेंगे, है ना। ये किसका स्टेटमेंट था? तो ये स्टेटमेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। ये क्या था? तो पहली ही मीटिंग में है ना, ये इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पे ये आदर्श, ये आइडियल रखा था अपने मेंबर्स के सामने कि ये है ना, ऐसा संविधान बनाना है और हमें ऑनेस्ट मैन चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक और स्टेटमेंट है जिस पे सवाल आया है कि इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स एंड इमोशंस। ये एक तरीके से स्टेटमेंट कम, आरोप ज़्यादा है। आरोप ये है कि नेशनलिस्ट होने के चक्कर में, नेशनलिस्ट होने का चक्कर मतलब कि टू बी सीन मोर एज ए नेशनलिस्ट, है ना, जो नेशनल आइडियाज हैं, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता, इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो जाने के कारण जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स और इमोशंस को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी। ये जो है ना, ये नेशनलिज्म के उसमें ये स्टेटमेंट किसका है? तो ध्यान देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है सर आइवर जेनिंग्स का था। क्लियर है? मॉरिस जोन्स का नहीं है, हार्ट ग्रेव जूनियर का नहीं है, अलेक्जेंडर रोविच का नहीं है, आइवर जेनिंग्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। कई बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे एक आरोप लगता है कि वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ सिंगल पार्टी इंस्टीट्यूशन और डिड इट रिप्रेजेंट द होल ऑफ इंडिया। क्या ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी या केवल एक पार्टी या एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती थी? तो इसी संदर्भ में एक स्टेटमेंट है ग्रेनविल ऑस्टिन का। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या थी? तो इंडिया थी। कांग्रेस रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड कांग्रेस डोमिनेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चूंकि कांग्रेस थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंड कांग्रेस रिप्रेजेंटेड इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू किया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई सारी कमिटीज़ बनाई थी और टोटल कितनी थी? तो 22 कमिटीज़ थी, जिसमें से 8 मेजर कमिटीज़ थी, बड़ी कमिटीज़ थी, और 14 माइनर कमिटीज़ थी। तो इसको आप रिवाइज करिएगा, इन पे सवाल हमेशा बनते हैं। जो 8 मेजर कमिटीज़ थी उनमें एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और ऐसे ही और भी कई कमिटीज़ थीं, जैसे कि एन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, है ना, एटसेट्रा। उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो ये जो चीज़ है इसको
रिवाइज करेगा। इस सवाल का जवाब क्या है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और एक ऐसा ही सवाल एक और है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग, फंडामेंटल राइट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इस केस में हो जाएगा सरदार पटेल। ऑल दो इसमें भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, जो कमेटी थी, इस कमेटी के एक्चुअल अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे उप समितियाँ थी, उप समितियाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि सब कमिटीज, जो ये मेजर कमेटी थी, इसके पास इसकी 5 उप समितियाँ थी, है ना। ओवरऑल अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। बट 5 उप समितियाँ थीं, जिसमें से एक उप समिति थी, एक सब कमिटी थी जिसका काम था फंडामेंटल राइट्स देखना। एक उप समिति थी, या कह लें कि सब कमिटी थी कि जिसका काम था कि माइनॉरिटी राइट्स देखना, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स कमेटी पे अगर एग्जैक्ट सवाल आए, है ना, कि इस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। आचार्य JB कृपलानी थे। और ओवरऑल अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यूनियन पावर्स जवाहरलाल नेहरू एंड ड्राफ्टिंग कमेटी, तो आसान सवाल था। तो A का 4 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, A का 4 एंड B का 3, आंसर वुड बी A। नेक्स्ट सवाल पे क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वेर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन थे? तो हमें पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे टोटल। 1+6 के फॉर्मूला पे एक अध्यक्ष थे और 6 मेंबर्स थे। तो अध्यक्ष हमको पता है B.R. अम्बेडकर साहब थे। 6 लोगों में अयंगर साहब थे, N. गोपालास्वामी अयंगर थे, K.M. मुंशी थे, A.K.S. अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। तो ये मेंबर्स तो आपको याद रखने हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि एक और मेंबर थे, नाम था BL मित्तर या BL मित्रा। इनकी डेथ हो गई, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ही रिज़ाइंड। जब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो इनकी जगह पे N. माधव राव नए मेंबर बने ड्राफ्टिंग कमेटी के। और एक और मेंबर थे D.P. खेतान, इनकी डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी जगह पे एक नए मेंबर बने थे T.E.T. कृष्णामाचारी। तो इनफैक्ट जो है आपको केवल 7 मेंबर्स याद नहीं करना है, बल्कि 9 मेंबर्स याद करना है। अब सवाल ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो N. गोपालास्वामी अयंगर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो ये तो आसान सवाल था, लेकिन ये 7 आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3, आंसर B। आज के इस सेशन का अंतिम सवाल देखते हैं कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी? नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क क्या, ऐसे सिंपल, कि नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है, और ये भी देखिएगा कि व्हेन वाज आवर फ्लैग एडॉप्टेड। तो इस कमेटी ने किस दिन अपना फ्लैग नेशनल फ्लैग के तौर पे अडॉप्ट किया, और डिज़ाइनर कौन था भाई हमारे नेशनल फ्लैग का? पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ड में नेशनल फ्लैग किसने फहराया? ऐसे कई सवाल हैं आपके पास, आप इन सब सवालों के जवाब ढूंढिएगा। इसी के साथ ये सेशन हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे के टॉपिक्स फिर उसमें कवर करेंगे। तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और ये प्रयास लंबा चले। धन्यवाद आप सभी का।